Good morning, everyone. Let's continue with D and F block elements. Okay. So now guys, D and F block elements के निमोनिक्स हम लोगों ने पहले से देख लिए थे. अब फर्स्ट ऑफ ऑल D and F block elements, उनका थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. तो D block elements, they are also called as transition element. Now tell me the reason why they are called as transition element. To transit means what? What is the meaning of transition? मेटल टू नॉन मेटल ट्रांजिट होना, करेक्ट बोल रहे हो. तो दीज आर द एलिमेंट्स विच आर लिंक बिटवीन एस ब्लॉक टू पी ब्लॉक. तो एस ब्लॉक से पी ब्लॉक की तरफ लेके जाते वक्त या फिर मेटल से नॉन मेटल की तरफ लेके जाते वक्त ये हम लोगों को ट्रांजिट करके लेके जाते हैं. धीरे धीरे इनकी प्रॉपर्टीज चेंज होते जाती है और फिर हम लोग एस ब्लॉक में से पी ब्लॉक में पहुंच जाते हैं. ठीक है. तो गाइस, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहती है? व्हाट इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस ग्रुप? तो इस ग्रुप की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहती है नोबल गैस NS2 N-1 D 1 to 10. ठीक है. ये इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहती है. अब गाइज, NS2 और N-1 क्यों यूज होता है उसका मीनिंग में तुम लोगों को जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे हम लोग एक्चुअल में आएंगे तब बता दूंगा, 2-3 एग्जांपल लेके, या फिर उतना भी तुम लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, यू ऑलरेडी नो इट. अगर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ स्कैंडियम का, ठीक है. स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर रहता है 21. दिस इज द फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट. ठीक है. और बॉस रूल के अकॉर्डिंग हम लोग जाते हैं इसमें, करेक्ट बोल रहे हो. अब गाइस, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6. अब यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं. उसके बाद आता है 4s2 एंड देन आता है 3d1. ठीक है. तो गाइज, अगर तुम लोग नोटिस करोगे यहाँ पे 1s2 से 3p6 तक 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं विच इज प्रेजेंट इन आर्गन. So we can simply write down its electronic configuration as argon 4s2 3d1. And if you will notice, this is nothing but ns2. N stands for that quantum number, principal quantum number, highest quantum number. ठीक है. और else number of period, कौन से पीरियड में ही आता है. तो ये कौन से पीरियड में आएगा? फोर्थ पीरियड में आएगा. एंड उसके बाद n-1 लिखने की जरूरत क्यों है? क्योंकि 4-1 3d1 हो जाता है. ठीक है. सिमिलरली अगर मैं जिंक का एग्जांपल ले रहा हूँ, जिंक इज द लास्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज. तो यहाँ पे हो जाता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 and 3d10. This is the last element of our transition element series, which is argon 4s2 3d10. तो ये 3d10 तक भी पहुंच जाता है. ठीक है. तो गाइज, ये हो गई हमारी ट्रांजिशन सीरीज जिसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहती है NS2 NP N-1 D 1 to 10. ठीक है. अब गाइज, सेकेंड आते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट. ठीक है. सेकेंड एक काम करते हैं, इनके नाम भी लिख देते हैं. इनके नाम क्या क्या रहते हैं गाइज? तो अभी तक तुम लोगों को निमोनिक तो बाय हार्ट हो गए रहेंगे. क्या निमोनिक था? स्कू, टी, वाले, काका, मने, पे, को, नी, कॉपर, जिंक. उसके बाद क्या होता है? यारी, जरा, निभाना, मौत तक, रुकावटें, राह में, पड़े अगर कोई, देन ला, हफ्ता, वरना रे, उसामा से इराक में पिटवाऊंगा. ठीक है. तो गाइज, ये एलिमेंट्स है हमारे जो हम लोगों को स्टडी करने हैं. इसके बाद वाले भी नीचे आते हैं बट वो हम लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं है. बाद में ये कहाँ से स्टार्ट होता है? तो 21 to 30. मैं अभी बीच के नंबर नहीं लिख रहा हूँ. उसके बाद 39 to 48, राइट. 39 to 48. उसके बाद 57 to
80। अब 57 के बाद डायरेक्ट आ जाता है 72, इसका रीजन क्या है? अरे हाँ गाइस, दिस इज टी ए। हाँ, ये मैंने टी ए ही लिखा है, अगर तुम लोग देखोगे तो ये ऐसे हो गया, मतलब वो ए की डंडी जो है वो नीचे तक नहीं आई है, बट दिस इज टी ए, टेंटलम। ठीक है, तो गाइस ये बीच में एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आ जाते हैं, करेक्ट बोल रहे हो। एंड इसके बाद वाला एक एक्टिनियम विच इज इंपॉर्टेंट, तो वो याद रख देना कि एक्टिनियम आता है, उसके बाद रदरफोर्डियम आ जाता है, एंड फिर बाद में वो सिबॉर्गियम एंड डॉब्नियम, वो सारे एलिमेंट्स आगे कंटिन्यू होते जाते हैं, विच वी डोंट हैव टू रिमेंबर। ठीक है, तो इनके एटॉमिक नंबर कैसे हो जाता है? तो 57 के बाद आता है 89, एंड 89 के बाद हो जाता है 10, इसमें 104। ठीक है, तो गाइज ये सब नंबर्स कैसे निकालने हैं? तो ये मैजिक नंबर से निकालना रहता है, जो हम लोगों ने पहले से पढ़ के रखा था। ठीक है, तो मैजिक नंबर होपफुली तुम लोगों को पता होगा, मैजिक नंबर सबको पता होगा। तो ये हो गए डी ब्लॉक एलिमेंट्स। नाउ गाइज, इन केस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, याद रखना पहले हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट कैसे किसे बोलते थे? तो ओल्ड डेफिनेशन इसकी थी, इसकी ओल्ड डेफिनेशन ये थी दैट एलिमेंट्स प्रेजेंट फ्रॉम एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रुप 3 टू ग्रुप 12, मतलब ये सारे के सारे पहले डी ब्लॉक में आते थे। बट अभी न्यू डेफिनेशन विच इज डिफाइंड बाय आईयूपीएससी, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो न्यू डेफिनेशन एलिमेंट्स विच हैव, न्यू डेफिनेशन इज एलिमेंट्स विच हैव एलिमेंट्स विच हैव unfilled d orbital in their metallic or or most stable most stable ionic फॉर्म। अब इसका मीनिंग क्या है वो तुम लोगों को थोड़ी देर में पता चलेगा, बट एलिमेंट्स विच आर नॉट इंक्लूडेड इन, ये मैं तुम लोगों को बाद में एक्सप्लेन करूंगा, बट अभी के लिए लिख दो एलिमेंट्स विच आर नॉट इंक्लूडेड इन डी डी ब्लॉक नहीं बोल सकते, सॉरी, एलिमेंट्स विच आर नॉट इंक्लूडेड इन ट्रांजिशन एलिमेंट। डी ब्लॉक में तो रहता है, बट ट्रांजिशन एलिमेंट्स में उसे हम लोग काउंट नहीं करते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स ये कौन से एलिमेंट्स, ये कौन से आ जाते हैं? तो एक आ जाता है जिंक, दूसरा आ जाता है कैडमियम, तीसरा आ जाता है मर्क्यूरी। ठीक है, ये तीनों की तीनों ट्रांजिशन एलिमेंट्स में हम लोग काउंट नहीं करते, बिकॉज दे हैव फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स, एंड उनके मोस्ट स्टेबल आयनिक फॉर्म में भी वो फुल्ली फिल्ड ही रहता है। मीनिंग एंड सब कुछ थोड़ी देर के बाद जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डील करेंगे, अभी के लिए ये लिख के रखो। ठीक है, तो कॉपर नेशियम भी इसमें ही आएगा, करेक्ट बोल रहे हो, सीपी भी इसमें ही आता है, बट कॉपर नेशियम हम लोग स्टडी नहीं करते यूजुअली, तो वी कैन जस्ट एक्सक्लूड इट। ठीक है, तो गाइस राइट इट डाउन, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी हम लोग थोड़ी देर में जाएंगे। कॉपर नेशियम इज CN। Why they are not included? Because their properties are not studied quite well yet, बहुत अनस्टेबल रहते हैं। चलो गाइस आगे बढ़ते हैं। डी ऑर्बिटल इन, ओके गाइस यहाँ पे इन आना चाहिए था, मैंने गलती से इट लिख दिया है, यहाँ पे इन आना चाहिए था। तो चलो आगे बढ़े। नाउ गाइस लेट्स मूव टुवर्ड्स एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, एफ ब्लॉक एलिमेंट वही सब, मतलब जनरल इंट्रोडक्शन उसका, हम लोग उन्हें क्या बोलते हैं एंड एवरीथिंग। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट, नेक्स्ट इज
F block element. Now guys, F block elements are called as inner transition element. Inner transition एलिमेंट्स, ये ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर की तरफ रहते हैं, मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बीच में ही आ जाते हैं लैंथेनम से ल्यूटेरियम तक। ठीक है, तो इसके निमोनिक क्या थे गाइस? इसके निमोनिक क्या थे? लाल श्रेयासा प्रसाद नंदू ने प्राइम मिनिस्टर श्रीमती युरोपियन गांधीच्या टेबलवर दिला होता, दिला होता। इराकचा तंबाकू याकूब ने लूटला। ठीक है, तो ये हम लोगों का निमोनिक है। कुछ लोगों को ये याद रखने के लिए डिफिकल्ट जाता भी होगा, आई नो, बट स्टिल। उसके बाद क्या था? ए टांगों पर, रुको, एटीपी, पहले मैं नॉर्मल लिख देता हूँ जो मुझे ज्यादा कन्वीनियंट लगता है। एटीपी, यूएनपी, एसी, बीसी, बेटा अमेरेसियम, क्यूरियम, बर्कलेनियम, कैलिफोर्नियम, ओके, ईएफ, आइंस्टाइनियम, फर्मियम, एमएनएल। अच्छा, अरे यार, सॉरी गाइस, यहाँ पे मैंने लैंथेनम से मैं सिर्फ ये लिख रहा था ना। ओके, एटीपी, यूएनपी, पहले ये लिख देते हैं, एसीबीसी, बीसी, ईएफ, एमएनएल, ऐसे लिख देते हैं। नाउ इट इज क्वाइट इजी। तो थोरियम, प्रोडक्टियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरेसियम, क्यूरियम, बर्कलेनियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टाइनियम, फर्मियम, मेंडलीवियम, नोबेलियम एंड लॉरेंसेनियम, एल आर आई गेस। ठीक है, तो हाँ, दूसरा वाला क्या था? तो ए टांगों पर उसकी नजर पड़ी, आसमां सिमटा, बिजली चमकी, इस फिल्म में नो लड़की। ठीक है, तो लॉरेंसेनियम इज एल आर ना, एल आर या एल डब्ल्यू, इसमें मैं हमेशा कंफ्यूज होता हूँ, लास्ट एलिमेंट ही ये मुझे सताते रहता है। तो जो कुछ हो, एल आर हो या एल डब्ल्यू हो, वो एक बार देख लेना, इनके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आते तो है नहीं, तो इट्स फाइन। ओके, नाउ गाइस, इनके एटॉमिक नंबर कैसे रहते हैं? इनके एटॉमिक नंबर रहते हैं 58 से 71, एंड इसका रहता है 89, 90 से 103। ठीक है, अब ये पीरियड 1 2 3 4 5 6 में आते हैं, पीरियड 6 में आते हैं, और ये पीरियड 7 में आते हैं। इनको ऊपर वालों को हम लोग बोलते हैं लैंथेनॉइड्स, इन्हें हम लोग बोलते हैं लैंथेनॉइड्स, एंड इन्हें हम लोग नीचे वालों को बोलते हैं एक्टिनॉइड्स। ठीक है गाइज, मुझे बताओ इन सबका ग्रुप क्या रहता है? व्हाट इज द ग्रुप ऑफ दिस एलिमेंट्स? व्हाट इज द ग्रुप ऑफ दिस एलिमेंट्स? ग्रुप ऑफ दिस एलिमेंट इज 3। वेरी नाइस गाइज, मैंने यहाँ पे गलती से नियोबियम लिख दिया है, एन बी नहीं रहता, एन ओ रहता है, नियोबियम लिख दिया था मैंने, एन ओ कर देना नोबेलियम के लिए। ओके, तो ये सारे के सारे ग्रुप 3 में प्रेजेंट रहते हैं, याद रखना गाइज, लैंथेनम से लेके ल्यूटेरियम तक, और एक्टिनियम से लेके लॉरेंसेनियम तक। ठीक है, ग्रुप 3 में सारे के सारे आ जाते हैं। तो ये एक जनरल इंट्रोडक्शन है, नथिंग एल्स। ठीक है, इन्हें हम लोग 4F सीरीज भी बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज 4F सीरीज ऑल्सो, एंड नीचे वाले को हम लोग 5F सीरीज ऐसे भी बोलेंगे। ठीक है, अब इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आती है? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनकी क्या आएगी? तो आर्गन, सॉरी आर्गन नहीं, नोबल गैस, उसके बाद आता है NS2, N-1D, 0 to 1, N-2F, 0 1 to 14। अब गाइस, इसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस रहते हैं, बहुत सारी चीजें रहती है, तो वो हम लोग देख लेंगे, डोंट वरी। एक बार वापस इनके निमोनिक्स देख लेना। लाल, लैंथेनम स्टैंड्स फॉर लाल, लाल श्रेयासा प्रसाद नंदू ने प्राइम मिनिस्टर श्रीमती युरोपियन गांधीच्या टेबलावर दिला होता।
इराक से तंबाकू याकूब ने लूट ला, ठीक है। बाद में ATP UNP ACBCEFMNL, ठीक है। तो सिंपल न्यूमोनिक्स है गाइस, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। एंड ये इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा, अभी नहीं मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा। हाँ, तुम लोगों को टांगो पर वाला ही ज्यादा अच्छा लगता होगा, पता है मुझे, बट सिंपलर वन इज ATP UNP ACBC EFMNL, 2 मिनट में वो खत्म हो जाता है, ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। ओके, तो चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। नाउ गाइस, इलेक्ट्रॉनिक configuration. Now first we'll learn about D block element guys, याद रखना। तो D block elements के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। हम लोग पहले तो D block elements के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो गाइस D block elements के केस में याद रखना यहाँ पे कैसे रहते हैं। तो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज पहले आती है, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, सॉरी थर्ड नहीं, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, जो कि 3D सीरीज रहती है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, ठीक है। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में कौन से एलिमेंट्स आते हैं गाइस? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। कुछ मिस नहीं हुआ ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे कैसे रहता है, नोबल गैस तो हर एक में रहने वाली है, तो वो हम लोग अभी लिखने नहीं वाले हैं। उसके बाद हम लोग लिखेंगे 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है और 3D में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो याद रखो यहाँ पे हर एक में 4s में दो इलेक्ट्रॉन ही रहते हैं। पहले इधर जाते हैं, 4s2 3D1, 4s2 3D2, 4s2 3D3, 4s1 3D5। एक्सप्लेन करने की जरूरत होगी तो बताना। 4s2 3D5, 4s2 3D6, 4s2 3D7, 4s2 3D8, 4s2 सॉरी 4s1 3D10 एंड 4s2 3D10। गाइज ये अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा तो मुझे बता देना। देखो 4s में कितने इलेक्ट्रॉन, 3D में कितने इलेक्ट्रॉन, डायरेक्ट हम लोगों ने एक टेबल वाइज कर दिया है। तो याद रखना, स्कैंडियम के लिए मैंने कैसे लिखा है, देखो स्कैंडियम 21, तो वो कैसे रहता है, नोबल गैस तो रहने ही वाला है, तो नोबल गैस मैंने इग्नोर कर दिया। नोबल गैस इसमें कौन सी रहेगी, आर्गन रहेगी, तो वो हम लोगों ने लिख दिया। उसके बाद स्कैंडियम बन जाता है 4s2 3D1, तो मैंने ये डायरेक्ट 4s2 3D1 ऐसे लिखा है। टाइटेनियम का कैसे होगा, टाइटेनियम 22 रहता है, तो कैसे होगा, आर्गन, फिर आएगा 4s2 3D2, तो गाइस 4s2 3D2। अब क्रोमियम और कॉपर में ये चेंज हो जाता है। मुझे बताओ गाइस, क्रोमियम और कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने का रीजन क्या है? क्रोमियम और कॉपर, इट शुड हैव बीन 4s2 3D4 ना, 24, तो 4s2 3D4 आना चाहिए था, बट ये ऐसा नहीं होता। वाई? बिकॉज ऑफ मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। करेक्ट बोल रहे हो गाइस। याद रखना, क्रोमियम में 3D4 जो है इट इज इनकम्प्लीटली फिल्ड, 3D4 जो है दैट इज इनकम्प्लीटली फिल्ड, दिस इज इनकम्प्लीटली फिल्ड, 1 2 3 4 ऐसे रहता है। तो टू मेक इट मोर स्टेबल, वन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम 4s to 3D and it becomes argon 4s1 3D5, ठीक है। तो इट बिकम्स आर्गन 4s1 3D5। याद रखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम लोगों ने ये सब कंसिडर नहीं किया था, बिकॉज ये सब कंसिडर ना करते हुए भी हम लोगों को करेक्ट आंसर हर एक केस में मिलते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे हम लोग प्रॉपर वो एलिमेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वी आर गोइंग टू कंसिडर एवरी पॉसिबिलिटी। अगर याद होगा, ट्रांजिशन एलिमेंट में मैंने कॉपर को 4s2 3D9 ही लिखा था, डजंट मैटर, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बट यहाँ पे हम लोगों को उसे प्रॉपरली लिखना है, क्योंकि हम लोग उस एलिमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो गाइज ये मेथड कैसे मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ वो समझ में आ रहा है। दिस इज कॉल्ड एज 3D सीरीज, इसे हम लोग बोलते हैं 3D सीरीज, ठीक है। तो कोई शक? ओके, तो अब 3D सीरीज के बाद हम लोग जाने वाले हैं सेकेंड ट्रांजिशन एलिमेंट की तरफ। सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसका कोई रीजन नहीं है, जस्ट ऐसा ही है। सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज गाइज, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज में क्या क्या आता है ये तुम लोग याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, क्या याद रखना है वो मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ। टेबल कैसे बनाया,
अरे टेबल मैंने जस्ट मतलब देखो यहाँ पे एलिमेंट है, एलिमेंट नीचे की तरफ इसका 4s में, इसके कितने इलेक्ट्रॉन 4s में रहेंगे और कितने इलेक्ट्रॉन 3d में रहेंगे, एक्सेप्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैसेस को छोड़ के कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे वो मैंने लिख दिया है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। नाउ गाइस सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में कौन से एलिमेंट्स आते हैं, कौन सा कलर यूज किया था, ओके। तो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में कौन से एलिमेंट्स आते हैं, तो यूट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुदेनियम, रोडियम, पलैडियम, सिल्वर, कैडमियम। ठीक है, तो गाइज ओवर हियर अब 4s नहीं आएगा, ये नीचे वाले है ना, तो इसमें कौन से इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसमें 5s के इलेक्ट्रॉन आएंगे, एंड उसके नीचे कौन आएंगे, तो 4d के इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब देखो यहाँ पे कैसे होगा, 2 1 5s2 4d1। गाइज ऊपर कैसे था, 4s2 3d1 था, एक टेबल नीचे आ गए तो यहाँ पे 5s2 3d1 4d1 हो जाएगा। फिर आता है 5s2 4d2, उसके बाद हो जाता है 1 4। गाइज एक इलेक्ट्रॉन नियोबियम का जंप मार देता है पहले ही, मोलिब्डेनम के केस में भी एक इलेक्ट्रॉन जंप मार देता है, यहाँ पे हो जाता है 5। टेक्नीशियम के केस में भी एक इलेक्ट्रॉन जंप मार देता है, यहाँ पे हो जाता है 6। रुदेनियम के केस में भी एक इलेक्ट्रॉन जंप मारता है, यहाँ पे हो जाता है 7। रोडियम के केस में भी एक इलेक्ट्रॉन जंप मारता है, यहाँ पे हो जाता है 8। पलैडियम के केस में 2 इलेक्ट्रॉन जंप मारते हैं, ये बन जाता है 0, ये बन जाता है 0, और ये बन जाता है 10। देन 1 10 2 10। गाइज जंप इज विदाउट एनी रीजन, करेक्ट बोल रहे हो, यहाँ पे इसका कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है। मोलिब्डेनम एंड पलैडियम सिल्वर, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। मोलिब्डेनम के केस में तुम लोग इसका एक्सप्लेनेशन दे सकते हो, पलैडियम के केस में भी तुम लोग एक्सप्लेनेशन दे सकते हो, सिल्वर के केस में भी तुम लोग इसका एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। ठीक है, नियोबियम के केस में गाइस याद रखना, नियोबियम के केस में यहाँ पे 2 3 होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, यहाँ पे 2 एंड 3 होना चाहिए था, बट एक इलेक्ट्रॉन नीचे जंप मारता है और ये हो जाता है 1 4। ठीक है, तो यप, केमिस्ट्री में कुछ कुछ एक्सेप्शन आ जाते हैं जो हम लोग खुद एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि इसका रीजन क्या है। देर इज नो रीजन बिहाइंड इट एक्चुअली, बट ये ऐसे ही एग्जिस्ट करते हैं। हाँ, कुछ चीजें याद रखनी पड़ती है, बट ठीक है। गाइस हम लोगों को क्वेश्चन जो आएंगे वो इनके ऊपर ही आएंगे, इतनी गारंटी मैं ले सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि देयर इज अ रीजन फॉर दिस, जो रीजन लेस है, जो बिना कारण है, उनका हम लोगों को एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। अब इसमें तुम लोग बताओ किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के बताओ, तुम लोग बताओ किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। अरे कोई भी एक एलिमेंट जनरली सेंड कर दो इन 10 में से। चलो, पलैडियम, सबने पलैडियम ही ज्यादा करके बोला है, ओके। चलो, बहुत लोगों ने पलैडियम ही बोला है तो पलैडियम ही ले लेते हैं। तो पलैडियम गाइस, पलैडियम निकल के नीचे आता है, निकल का रहता है 28, तो 28 प्लस 18 हो जाएगा 46। ठीक है, तो 46 इसका इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी गाइस, हाउ वी विल राइट इट, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, 4s2 20 इलेक्ट्रॉन हो गए, 3d10 30 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब 3d10 के बाद आएगा 4p6 36 इलेक्ट्रॉन्स हो गए गाइस। आफ्टर 36 5s2, 36 प्लस 2 कितना हो गया, 38 हो गए। 36 38 38 और अभी कितने बचे, 38 और 46 हम लोगों को इलेक्ट्रॉन चाहिए, और कितने बचे, 8 बचे, तो 38 एंड फिर आएगा 4d8, तो 36 प्लस 8 हो जाएगा 46। गाइज यहाँ से यहाँ तक अगर तुम लोग काउंट करोगे, यहाँ से यहाँ तक अगर तुम लोग काउंट करोगे तो 36 इलेक्ट्रॉन हो गए थे, एंड 36 इलेक्ट्रॉन स्टैंड फॉर क्रिप्टॉन। तो इसको कॉमनली हम लोग ऐसे लिखते हैं, क्रिप्टॉन 5s2 48। मतलब ये हम लोगों को एक्सपेक्टेड है गाइस, दिस इज अकॉर्डिंग टू ऑफ प्रिंसिपल एंड दिस इज एक्सपेक्टेड। तुम लोगों को बोर्ड्स के एग्जाम में आ सकता है, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पैलेडियम, तो ये है। एंड व्हाट इज द
ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पैलेडियम, तो तुम लोग बोलोगे कि 5s0 4d10 हो जाता है। तो 1 2 एंड देन 1 2 3 4 5 6 ऐसे होना चाहिए था, बट व्हाट हैपेंस, 2 इलेक्ट्रॉन जंप्स इनटू d ऑर्बिटल्स एंड वी गेट krypton 5s0 4d10. Now guys, what is the reason behind it? What is the reason behind it? So you will say to achieve stable electronic configuration, 2 electrons jumps from 5s to 4d. That's it, खत्म। ठीक है, ये तुम लोगों को कब लिखना पड़ेगा? ये तुम लोगों को बोर्ड्स के एग्जाम में लिखना पड़ेगा। एंट्रेंस में तुम लोगों को कोई ऐसा नहीं पूछेगा, नीचे ऑप्शन रहेंगे, यू जस्ट हैव टू टेक द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो गाइस दिस इज ऑब्जर्व्ड। ठीक है, राइट इट डाउन। ओके, मैंने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कम दिखाया है, सॉरी, यहाँ पे और 2 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए थे। ओके गाइस, राइट इट डाउन। ओके, तो गाइस चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज इज नथिंग बट 3D 4D 5D। तो 5D सीरीज आएगा अभी। तो गाइस 5D सीरीज में क्या क्या था? लैंथेनम। 5D सीरीज में कौन कौन आते हैं? लैंथेनम, हैफनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड एंड मर्क्यूरी। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे वही मैं बोल रहा हूँ गाइस कि पलैडियम, मोलिब्डेनम एंड सिल्वर, इनके लिए तुम लोग एक्सप्लेनेशन दे सकते हो, बट नियोबियम, टेक्नीशियम, रुदेनियम एंड रोडियम, देयर इज नो एक्सप्लेनेशन बट स्टिल इट अकर्स। ठीक है, इसका भी रीजन अगर तुम लोगों को देना ही होगा, मतलब कुछ बोलना ही है, तो यू कैन से दैट दिस इज बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग ऑफ डी ऑर्बिटल, और कोई भी रीजन नहीं है गाइस। दिस इज बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग। तो बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग व्हाट हैपेंस, बाहर से एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस खींच लेता है और वो अंदर शिफ्ट कर देता है। ठीक है, इधर अगर रीजन देना ही है तो व्हाट वी कैन से, क्वेश्चन आएगा नहीं, बट अगर हम लोगों को खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए कोई रीजन सोचना है, तो देर इज ओनली वन लॉजिकल रीजन, दैट इज पुअर शील्डिंग ऑफ डी ऑर्बिटल, जिसकी वजह से बाहर से, याद रखना 5s जो है वो 4d के बाहर आएगा। ये 4d था, ये 5s था, और यहाँ पे न्यूक्लियस था। 4d कुछ कर रहा नहीं है, तो ये इस न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को खींच लिया और अंदर की तरफ डाल दिया। ठीक है, तो ओके ओम, नॉट एन इशू। तो गाइज आगे बढ़ते हैं। अब इसमें 5s एंड 4d कैसे होगा? सॉरी, यहाँ पे अभी क्या आएगा, 6s एंड 5d। तो गाइज कैसे होगा? 2 1, हमेशा 2 1 ही है। 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 1 9, एक ही एक्सेप्शन, 1 9 1 10 2 10। गाइस अब ये प्लेटिनम का भी एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल हो जाता है, बिकॉज ये पूरे ग्रुप में एक ही इकलौता एक्सेप्शनल है। ठीक है, बाकी तो तुम लोगों को गोल्ड का तो एक्सपेक्टेड था ही, गोल्ड का तो तुम लोगों को एक्सपेक्टेड था ही, बट ये तुम लोगों को यहाँ पे एक नया एक्सेप्शन मिल जाता है प्लेटिनम का। ठीक है, एंड गाइस रिमेंबर दिस, दीज आर नोबल एलिमेंट्स। ठीक है, व्हाई नॉट 1 5? होता ही नहीं है, न्यूक्लियस में उतनी स्ट्रेंथ नहीं रहेगी शायद से, बिकॉज बीच में 14s के भी इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। गाइस याद रखना, यहाँ पे बीच में 4s के भी 14 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। चाहिए तो ये लिख देते हैं हम लोग, चलो ये भी हम लोग लिख देते हैं, डोंट फॉरगेट दैट देयर आर 4s इलेक्ट्रॉन्स टू। यहाँ पे 4s के भी इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। लैंथेनम में कितने रहते हैं? 0 रहते हैं।
लैंथेनम में कितने रहते हैं? 0। बट यहाँ पे हर एक में 14 4f के इलेक्ट्रॉन्स भी है, ये मत भूलना। तो बिकॉज ऑफ दोस 14 4f इलेक्ट्रॉन्स कुछ तो चेंजेस आने वाला है, इसलिए यहाँ पे ये इफेक्ट नहीं आता होगा। ये चेंज ना होने का रीजन 14 4f के इलेक्ट्रॉन्स भी आ जाते हैं एक्स्ट्रा के, तो बिकॉज ऑफ दैट दिस माइट बी हैपनिंग। ठीक है, वो भी तो अपना थोड़ा सा इफेक्ट कुछ ना कुछ दिखाएंगे, अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करने से रोकेंगे, रिपल्शन दिखाएंगे, तो बिकॉज ऑफ दैट रिपल्शन दिस माइट बी हैपनिंग। ठीक है, बट यहाँ पे ये होता है, और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस सीरीज में सिर्फ प्लेटिनम एक है जो वियर्ड बिहेव कर रहा है। गोल्ड वो तो एक्सपेक्टेड था ही, ऊपर वालों के थ्रू वो एक्सपेक्टेड था ही, एंड बिकॉज ऑफ दिस मतलब ये अंदर की तरफ इलेक्ट्रॉन जंप होने की वजह से, एंड बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग एंड एवरीथिंग एल्स, दीज आर नोबल एलिमेंट्स। ठीक है, दीज आर नोबल मेटल्स जो रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, नाउ गाइस इफ यू विल सी, मर्क्यूरी, कैडमियम एंड जिंक, मर्क्यूरी कैडमियम एंड जिंक, इन सबके केस में नोट, मर्क्यूरी कैडमियम एंड जिंक, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे आती है? जिंक हो जाता है आर्गन 4s2 3d10, कैडमियम हो जाता है क्रिप्टॉन 5s2 4d10, मर्क्यूरी हो जाता है जेनॉन 6s2 4f14 5d10। ठीक है, तो गाइस दे शो पीएनजीसी तो यहाँ पे आने ही वाला है, करेक्ट बोल रहे हो। एंड सिमिलरली देयर स्टेबल आयनिक फॉर्म, मर्क्यूरी Hg+2 में रहता है, कैडमियम भी कैडमियम+2 में रहता है, एंड जिंक भी Zn+2 में रहता है। देयर मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो क्या हो जाएगी? ये हो जाता है आर्गन 3d10। याद रखना आउटर मोस्ट में से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो 4s आउटर मोस्ट था, यहाँ पे कैडमियम के केस में आउटर मोस्ट कौन हो जाएगा? कैडमियम के केस में 5s आउटर मोस्ट हो जाएगा, तो 4d10 बच जाएगा। मर्क्यूरी के केस में क्या हो जाएगा? जेनॉन, एंड फिर बच जाएगा 6s2 में से इलेक्ट्रॉन निकल गए तो 4f14 एंड 5d10 बच जाएगा। तो गाइस ये ऐसा कुछ होने की वजह से कि इनके आउटर मोस्ट में या फिर डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर नॉट कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस रीजन, एज दे हैव फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल, एज दे हैव फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल, लिख देना, एज दीज एलिमेंट्स हैव, एज दे हैव fully filled d orbital, they are not considered as, they are not considered as ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स में गिनती इनकी नहीं करते हैं। ठीक है, तो गाइज याद रखो ये चैप्टर्स जो है वो बहुत ड्राई है। ठीक है, एंड मेजरली ये एलिमेंट्स के नाम एंड ऑल वो तो लिखना बहुत दूर की बात हो जाती है, लिखी ही नहीं जाती। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड ऑल वो भी लिखा नहीं जाता, जस्ट एक्सप्लेन कर दिया जाता है ऊपर ऊपर से। तो आई एम ट्राइंग एज मच एज पॉसिबल कि इनको थोड़ा सा लिख लिख के तुम लोगों को भी लिखा लिखा के रटवा दूं। ठीक है, बार बार एक ही चीज रिपीट कर करके रटवा दूं। पहले ही हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल में भी ट्रांजिशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड बहुत सारी चीजें देख ली थी। इस चैप्टर की बहुत सारी चीजें, इवन पी ब्लॉक की भी बहुत सारी चीजें हम लोगों ने पहले से कर दी है गाइस। ठीक है, ये तुम लोगों को एज अ रिवीजन मिलना चाहिए, इसलिए एक्सेप्शंस भी मैंने बहुत सारे करवा दिए थे। कभी करवाए थे? तो पीरियोडिक टेबल के टाइम पे ही करवाए थे। ठीक है, तो सारे के सारे एक्सेप्शन एंड ऑल मैंने पहले से पढ़ाए हैं। how many lectures I am planning to complete this in 3 lecture, मतलब including today's lecture 2 more lectures, and we'll try to finish this chapter as fast as possible. just problem यहाँ पे आएगी कि बहुत सारे लोगों का रेडॉक्स रिएक्शन हुआ नहीं है, तो रेडॉक्स का अगर लेक्चर में ले पाया तो ये लेक्चर मतलब 2-3 लेक्चर में ये खत्म हो जाना चाहिए। लेट्स सी, उसके बाद आफ्टर दिस विल स्टार्ट विद क्या बोलते हैं अपना कौन सा वो चैप्टर, पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, क्वेश्चन मेनली एक्सेप्शंस के ऊपर ही आता है, एक्सेप्शन, इनके कलर्स एंड एवरीथिंग, रिएक्शंस के ऊपर आता है। हाउ मेनी चैप्टर्स आर लेफ्ट आफ्टर दिस पी ब्लॉक एंड देन मेटलर्जी।
पी ब्लॉक भी हम लोगों ने सारे के सारे स्ट्रक्चर्स करके रखे हैं पहले से। ओके, कल लेक्चर अरेंज होना बहुत डिफिकल्ट है, कल पहले से मेरा शेड्यूल पैक्ड है। हाँ, आयनिक इक्विलिब्रियम एंड केमिकल इक्विलिब्रियम जिन लोगों का बाकी है, डोंट वरी, तुम लोगों का वो मतलब वो वाला पार्ट भी कवर हो जाएगा। रेडॉक्स रिएक्शन की लिंक ग्रुप पे, अरे वो मैंने लिटरली जेई मेंस एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू पूरा पढ़ा दिया था। रेडॉक्स रिएक्शन जो मैंने पढ़ाया था वो मेंस एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू पूरा पढ़ा दिया था और बहुत फास्ट फास्ट पढ़ाया था। तो इट्स बेटर कि तुम लोग ना ही देखो और 1 घंटे का मैं तुम लोगों का लेक्चर ले लूँ। तो विल ट्राई टू डू इट। अरे हाँ ना रे, कल ही रखना पड़ेगा क्योंकि मंडे को मेरा दूसरा लेक्चर होगा तुम लोगों के ऊपर। हम्म हाँ, जिन लोगों को रिवीजन वापस चाहिए रेडॉक्स की थोड़ा सा, तो वो हो सकता है आज रात को। अरे टुडे इन द इवनिंग आई हैव लेक्चर फ्रॉम 6 to 9, so after that I don't think I'll be able to take any lecture. देखते हैं, विल फिगर आउट समथिंग। चलो गाइस, आगे कंटिन्यू करते हैं। जिन लोगों का जो भी फिजिकल केमिस्ट्री का सिलेबस बाकी है, जो मैं करवाने वाला हूँ, वो हो जाएगा, डोंट वरी। चलो, तो गाइस आगे बढ़े क्या? हो गया ये? लिख के हो गया? नाउ लेट्स मूव अहेड। नाउ गाइस लेट्स टॉक अबाउट देयर मेटालिक बॉन्डिंग। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट देयर मेटालिक बॉन्डिंग। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग उनकी एटॉमिक रेडियस, उसके बाद मेटालिक बॉन्डिंग, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। नाउ रिमेंबर दिस, इनके ऊपर क्वेश्चंस ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं, इनके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते बिकॉज दिस ग्रुप इज फिल्ड विद एक्सेप्शन। ठीक है, एंड एक लिमिट रहती है कि हम लोग कितने एक्सेप्शन याद रख सकते हैं। तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, बट स्टिल लेट्स स्टार्ट विद देयर मेटालिक बॉन्डिंग। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज मेटालिक बॉन्डिंग। ओके गाइस, सम पीपल आर सजेस्टिंग लेट नाइट लेक्चर, मतलब फ्रॉम 10 या फिर 11 o'clock। तो कंफर्टेबल रहोगे तो मुझे मैसेज कर दो, यस और नो। अरे कुछ लोग कंफर्टेबल है एक्चुअली, सम पीपल, अरे जिन लोग रेडॉक्स रेडॉक्स के लिए बात हो रही है, जिन लोगों का रेडॉक्स पढ़ा के हो गया उनके लिए नहीं, जिन लोगों का रेडॉक्स बाकी है। अच्छा नो, कुछ लोगों को नहीं, ठीक है, लेट नाइट एक्चुअली बहुत ही सैचुरेशन भी हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो गाइज, मेटालिक बॉन्डिंग कैसे होती है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मेटालिक बॉन्डिंग कैसे फॉर्म होती है वो मुझे बताओ। मेटालिक बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है बताओ जरा। मेटालिक बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है। कैर्नल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन, करेक्ट बोल रहे हो गाइस, देयर आर कैर्नल्स एंड देयर आर फ्री इलेक्ट्रॉन। तो याद रखो, सोडियम का अगर एग्जांपल हम लोग लेंगे तो सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन रहता है, एंड ये सोडियम क्या करता है, ये सोडियम अपने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद इसके ऊपर आ जाता है प्लस प्लस चार्ज, एंड इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पे सी ऑफ इलेक्ट्रॉन का काम करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन का काम करते हैं। करेक्ट, एंड देन ये Na प्लस इन इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे पकड़ के रखेंगे टाइटली, एंड इनको पकड़ के रखने की वजह से फिर होगा क्या, तो ये मेटालिक बॉन्ड फॉर्म हो गया ना। कुछ याद है ये? तो गाइस मुझे बताओ, मेटालिक बॉन्ड फॉर्म करने के लिए व्हाट डू वी रिक्वायर फ्री अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। याद रखना, ट्रांजिशन सीरीज में मेटालिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड, मेटालिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड फ्रॉम फ्री अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। मतलब क्या गाइस, तो जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा मेटालिक बॉन्डिंग, करेक्ट और रॉन्ग? दैट इज दैट इज हायर द नंबर ऑफ हायर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हायर द बॉन्ड स्ट्रेंथ।
समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अब अनपेड इलेक्ट्रॉन की स्ट्रेंथ एंड एवरीथिंग, चलो ऊपर जाके मैं तुम लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ। किधर गया वो, हाँ। तो स्कैंडियम में मुझे बताओ, स्कैंडियम में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? गाइस अभी मैं डायरेक्ट लिख दूं ऐसे, मतलब तुम लोगों को समझ में आएगा ना, एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। स्कैंडियम में एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है, करेक्ट। टाइटेनियम में कितने आएंगे? 2 आएंगे। टाइटेनियम में 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे। वैनेडियम विल कंटेन हाउ मेनी अनपेड इलेक्ट्रॉन? वैनेडियम विल कंटेन 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन। क्रोमियम के पास कितने आएंगे गाइस? ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हाउ मेनी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन क्रोमियम? हाउ मेनी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन क्रोमियम? सबका आंसर रॉन्ग है। हाँ, अजिंक्य करेक्ट आंसर है, अक्षय करेक्ट आंसर है। तो गाइस देयर आर 1 2 3 4 5, एंड ऊपर वाला एक भूल गए क्या? 4s में भी तो अनपेड इलेक्ट्रॉन है ना। अभी तक मैं ऊपर वाले दिखा नहीं रहा था बिकॉज ये पेयर्ड थे, यहाँ पे ये पेयरिंग हो रही है। बट यहाँ पे क्रोमियम के केस में 4s में भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है और नीचे की तरफ भी एक 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो मुझे बताओ सबसे ज्यादा कठोर कंपाउंड कौन रहेगा? कठोर इन द सेंस हार्ड, विच कंपाउंड इज या फिर विच मेटल इज हार्डेस्ट? क्रोमियम सबसे हार्ड होगा, करेक्ट बोल रहे हो। मतलब तोड़ने के लिए उसको बहुत स्ट्रेंथ लगेगी बिकॉज इट कंटेन्स वेरी हाई डिग्री ऑफ मेटालिक बॉन्ड। इज इट क्लियर? फिर मैंगनीज में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे गाइस? मैंगनीज में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे? मैंगनीज में 5 हो जाएंगे। आयन में कितने हो जाएंगे? आयन के केस में कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। अब इसके बाद तुम लोगों को समझ में आ रहा है ना, 4 के बाद 3 2 1 0, ठीक है। तो सबसे सॉफ्ट मेटल कौन होगा? सबसे सॉफ्ट मेटल कौन होगा? सबसे सॉफ्ट मेटल कौन होगा? जिंक होगा, वेरी नाइस। तो जिंक इज द सॉफ्ट मेटल, या फिर इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज वेरी लो, इट मेल्ट्स एट अराउंड 600 डिग्री सेल्सियस, बहुत कम बॉइलिंग पॉइंट रहता है कंपेयर टू मेटल्स, अदर मेटल्स, ठीक है। तो उसका रीजन तुम लोगों को समझ में आ गया, जिंक हैज वेरी लेस, नाइफ से कट नहीं होगा। जो चीज क्या बोलते हैं, जो चीज 600 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होती है वो नाइफ नाइफ से कट नहीं होगा। ओके, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी के ऊपर हम लोग बाद में आएंगे, डोंट वरी, आयनाइजेशन एंथैल्पी हम लोग बाद में देखेंगे। तो गाइज एज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, मेटालिक बॉन्डिंग इंक्रीजेस, ठीक है। तो इसका भी हम लोग ग्राफिकल फॉर्म में देखने वाले हैं, ज्यादा कुछ झंझट नहीं, ग्राफिकल फॉर्म हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो देखो गाइज ग्राफिकल फॉर्म कैसे होगा, स्कैंडियम सबसे कम, स्कैंडियम सबसे कम ऐसे पकड़ लो। फिर बाद में टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम अनएक्सपेक्टेडली हाई। फिर मैंगनीज में एक एक्सेप्शन आ जाता है गाइज, मैंगनीज में एक एक्सेप्शन आ जाता है। मैंगनीज के पास 5 इलेक्ट्रॉन रहते हुए भी, मैंगनीज के पास 5 इलेक्ट्रॉन रहते हुए भी वो थोड़ा सा ऐसे नीचे आ जाता है। मैंगनीज जो है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन रहते हुए भी वो थोड़ा सा नीचे आ जाता है कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स, ठीक है। एंड देन अगेन मैंगनीज में 5 इलेक्ट्रॉन रहते हुए भी, ये ग्राफ जरा नीचे ड्रॉ करता हूं मैं, और मैंगनीज में 5 इलेक्ट्रॉन रहते हुए भी वो थोड़ा नीचे, तो स्कैंडियम, वैनेडियम, क्रोमियम, फिर मैंगनीज अचानक से नीचे आ जाता है। फिर आयन वापस थोड़ा ऊपर, क्योंकि आयन की वैल्यू मैंगनीज से थोड़ी ज्यादा है, मैंने बोला ना मैंगनीज अनएक्सपेक्टेडली वो नीचे आ जाता है, देयर इज नो एक्सप्लेनेशन। देन आयन, फिर कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक एकदम नीचे आएगा, उसका रीजन तो सबको पता ही है, ठीक है। ये ग्राफ में जस्ट रैंडम ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, तुम लोगों को प्रॉपर ग्राफ चाहिए होगा तो यू कैन रेफर टू आर टेक्स्ट बुक। तो क्रोमियम की वैल्यू सबसे ज्यादा, मैंगनीज की एकदम कम हो जाती है, एंड फिर वापस एफ थोड़ा बढ़ जाता है, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक, ठीक है। जिंक में वैल्यू एकदम नीचे होने का रीजन तुम लोगों को पता होगा। अब गाइज उसके बाद कौन आता है? उसके बाद कौन आता है? स्कैंडियम के नीचे कौन आता है? इट्रियम आएगा। तो इट्रियम के केस में कैसे ग्राफ आएगा? तो इट्रियम, इसकी मेटालिक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ थोड़ी बढ़ जाती है, इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है कंपेयर टू अदर, थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। उसका रीजन क्या होगा? या फिर मेल्टिंग पॉइंट की ऑर्डर भी ये सेम होती है, तो ये ऐसे थोड़ा सा बढ़ जाता है, ठीक है। सेम टाइप का ग्राफ गाइस, सेम ग्राफ इज ऑब्जर्व। तो मैं अभी ज्यादा नाटक नहीं करने वाला हूँ, जस्ट ऐसे ही ये ग्राफ आने वाला है, ठीक है। तो सेम ग्राफ इज ऑब्जर्व्ड ओवर हियर, ठीक है। अब ये किसके लिए हो जाएगा? तो ये यूट्रियम की फैमिली के लिए हो जाएगा। तो यूट्रियम से लेके कैडमियम तक सेम ग्राफ, थोड़ा सा चेंज। एंड गाइस वापस दिस इज एनर्जी वर्सेस एटॉमिक नंबर, बॉन्ड एनर्जी वर्सेस एटॉमिक नंबर, ठीक है। अब यूट्रियम के बाद कौन आता है? लैंथेनम आता है। तो गाइस लैंथेनम के केस में वो एक्सेप्शन टूट जाते हैं, लैंथेनम, हैफनियम, टेंटलम, टेंटलम के बाद क्या आता है? हफ्ता, वुल्फ्रॉम,
ठीक है। उसके बाद मोलिब्डेनम जो है वो ऑलमोस्ट उतना ही रहता है, मतलब मोलिब्डेनम के केस में वो एक्सेप्शन नहीं दिखता ज्यादा, एंड उसके बाद थोड़ा सा ही दिखता है एक्सेप्शन, एंड उसके बाद ये ऐसे ही नीचे जाना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे अचानक से डिप नहीं आता, यहाँ पे अचानक से डिप नहीं आता। अगेन यू हैव टू रिमेम्बर एक्सेप्शंस आर देयर इन केस ऑफ टेक्नीशियम एंड मोलिब्डेनम। एक्सेप्शन कौन है वो याद रखना, एक्सेप्शन मैंगनीज एंड टेक्नीशियम हैव exceptionally low metallic bond strength। ठीक है, यही याद रखना है तुम लोगों को। बाकी होता क्या है, तो पहले बढ़ते जाता है और बाद में नीचे हो जाता है। डब्ल्यू टंगस्टन, टंगस्टन में सबसे ज्यादा बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ रहती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ टंगस्टन में बहुत ज्यादा है। क्यों बहुत ज्यादा है? सेम रीजन, टंगस्टन में भी बहुत ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। ठीक है, अब गाइस मुझे बताओ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन हाईएस्ट है, उसका रीजन अभी तुम लोग दे पाओगे क्या? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन इज हाईएस्ट इन होल पीरियोडिक टेबल, व्हाई? उसका रीजन तुम लोगों की आंखों के सामने अभी, बिकॉज इट हैज हाई डिग्री ऑफ मेटेलिक बॉन्ड। गाइस याद रखो, मैं तुम लोगों को फर्स्ट ग्रुप के बारे में एक्सप्लेनेशन दूंगा, बाकी के ग्रुप सेम फॉलो करेंगे, बाकी के ग्रुप सेम फॉलो करते जाते हैं, नथिंग एल्स, देयर इज नो डिफरेंस। ठीक है, तो दिस इज फॉर मेल्टिंग मेटेलिक बॉन्डिंग, लिख दो ये प्लीज, कंप्लीट करो इसे। दिस इज फॉर मेटेलिक बॉन्ड। तुम लोग अगर एनसीईआरटी ओपन करोगे तो ये ग्राफ तुम लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे, बहुत अच्छी तरह से ये ग्राफ सारे के सारे दिए उन लोगों ने। मैं मेरी तरफ से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर तुम लोग एनसीईआरटी में अगर, मैं तुम लोगों को क्यों एनसीईआरटी ओपन करने पे बोल रहा हूँ, मैं तुम लोगों को डायरेक्ट एनसीईआरटी दिखा देता हूँ। वेट अ मिनट, लेट मी ओपन इट। ओके गाइस, तो दिस इज माय ग्राफ एंड दिस इज द ग्राफ विच इज गिवन इन एनसीईआरटी। रेनियम क्यों एक्सेप्शन नहीं दिखाता? गाइज सॉरी फॉर दिस, बट देर आर नो एक्सप्लेनेशन फॉर दिस बिहेवियर्स। ठीक है, दिस इज द ग्राफ विच इज गिवन इन एनसीईआरटी, कैन यू सी इट? ये ग्राफ, ठीक है, एंड दिस इज द ग्राफ ड्रॉन बाय मी। देखो दोनों अच्छे खासे मैच कर रहे हैं, मतलब मैंने जितना हो सके उतना रेप्लिकेट करने की कोशिश की है। ठीक है, अगेन यू कैन ऑलवेज रेफर टू दिस ग्राफ। ठीक है, ओके, तो गाइज चलो आगे बढ़े। नाउ नेक्स्ट इज मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट का ग्राफ सेम आने वाला है। सेकेंड बिहेवियर इज मेल्टिंग पॉइंट। तो गाइज यू कैन से दैट मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर ज्यादा होगी तो मेटल मेल्ट ही नहीं हो पाएगा। तो मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट, दैट्स इट। एनसीईआरटी इज शोइंग मर्क्यूरी इज बिलो जिंक, सॉरी जिंक इज बिलो, सिल्वर इज बिलो जिंक। ओके, देखने दो। हाँ, तो सिल्वर की का मेल्टिंग पॉइंट जिंक से कम है, ठीक है, डजेंट मैटर। एक्चुअली वहां पे जिंक दिया ही नहीं उन्होंने, वहां पे उन्होंने कॉपर पे ही उन्होंने खत्म कर दिया है, बिकॉज हम लोग कंपेयर ही नहीं करते जिंक एंड एवरीथिंग को। ठीक है, बट उनका मेल्टिंग पॉइंट कम है, डजेंट मैटर। सॉफ्ट मेटल्स हो जाते हैं वो थोड़े, आई गेस एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है ना। तुम लोगों ने सुना भी होगा कि सिल्वर बोलो या फिर गोल्ड बोलो, सॉफ्ट मेटल्स हो जाते हैं, इसकी वजह से हम लोग उनमें कॉपर ब्लेंड करते हैं, कॉपर मिक्स करते हैं। अलॉयज में भी मेटेलिक बॉन्ड रहेंगे, करेक्ट बोल रहे हो। तो वो सॉफ्ट मेटल्स हो जाते हैं। हाँ, वो भी क्वेश्चन आ सकता है, मतलब ऐसे क्वेश्चन आए नहीं गए, बट दे कैन आस्क दैट गोल्ड इज अ सॉफ्ट मेटल, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? सुना होगा तुम लोगों ने, गोल्ड इज क्वाइट मेलिएबल, बहुत इजीली ब्रेक कर पाते हैं हम लोग उसे, तो उसमें स्ट्रेंथ ऐड करने के लिए हम लोग उसमें कॉपर ऐड करते हैं, पता होगा। तो गाइज गोल्ड सॉफ्ट मेटल क्यों रहता है? तो बिकॉज इट हैज ओनली वन अनपेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन हर एक चीज का सेम रहेगा, यू डोंट हैव टू बाय हार्ट एनीथिंग, यू जस्ट नीड टू रिमेंबर द मेन पॉइंट दैट इसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन का लॉजिक है। ठीक है, तो बाद में तुम लोग उसका एक्सप्लेनेशन खुद बना सकते हो किसी भी चीज का, कि गोल्ड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है, क्यों होगा? एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है, दैट्स इट। ठीक है, या फिर गोल्ड बहुत सॉफ्ट मेटल है, क्यों होगा? एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है,
बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है वैल्यूज, ये ग्राफ भी मैंने जो बनाए हैं वो एक रैंडम ग्राफ, टेंटेटिव ग्राफ से बनाए हैं, एनसीईआरटी में प्रॉपर वैल्यूज के साथ है, बट अगेन बाय हार्ट नहीं करना है, हम लोगों को एक्सप्लेनेशन देने आना चाहिए, दैट्स इट। ओके, तो मेटालिक बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट, तो सेम ग्राफ ऊपर का रेप्लिकेट होने वाला है, तो मैं वापस ड्रॉ नहीं करूंगा। इज इट फाइन? इज इट फाइन? ठीक है, ओके। नाउ गाइस, थर्ड प्रॉपर्टी इज, थर्ड प्रॉपर्टी इज एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस, अब ये तुम लोगों को याद होगा शायद से गाइस, ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है। अब एटॉमिक रेडियस मुझे बताओ, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस? एटॉमिक रेडियस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एटॉमिक रेडियस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एटॉमिक रेडियस क्या होती है? डिक्रीजेस, वेरी नाइस। तो गाइस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, इसका एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा, डोंट वरी। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। गाइस अब यहाँ पे स्कैंडियम से मैंगनीज तक या फिर स्कैंडियम से आयन तक, स्कैंडियम से आयन तक एटॉमिक रेडियस जो है डिक्रीजेस, देन फ्रॉम आयन टू निकल ऑलमोस्ट कांस्टेंट, ऑलमोस्ट कांस्टेंट, एंड फ्रॉम कॉपर टू जिंक, फ्रॉम कॉपर टू जिंक एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। अब इसका रीजन हम लोगों ने एक जमाने में पढ़ा है, वापिस हम लोग देखने वाले हैं। तो गाइस मुझे बताओ, जिंक में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन, जिंक में कितने अनपेड, सॉरी जिंक बोल रहा हूँ, स्कैंडियम में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन? एक अनपेड इलेक्ट्रॉन। रिपल्शन हो रहा है क्या? बिल्कुल नहीं हो रहा है, क्योंकि ये अपने में खुश है, ये अकेला है, कुछ झगड़ा वगड़ा नहीं, सिंगल बंदा खुश है, ठीक है। तो इट इज क्वाइट स्टेबल बिकॉज ये अकेला है, इसको किसी के साथ रिपल्शन नहीं कर रहे हैं। टाइटेनियम में दो अनपेड इलेक्ट्रॉन, बट दोनों के दोनों अनपेड है ना भाई, जब तक पेयरिंग नहीं हो रही रिपल्शन का नाम ही नहीं आता। तो इवन नाउ दिस इज अनपेड, रिपल्शन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। अब गाइस मुझे बताओ, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर था 21, टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर है 22, प्रोटॉन का नंबर बढ़ रहा है, अच्छे से सुनना, प्रोटॉन का नंबर बढ़ रहा है 21 से 22, प्रोटॉन का नंबर बढ़ा, बट इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन बढ़ रहा है क्या? प्रोटॉन का नंबर बढ़ रहा है, बट इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन बढ़ रहा है क्या? नहीं बढ़ रहा है। तो गाइज याद रखो, प्रोटॉन का नंबर बढ़ रहा है मतलब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, बट रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन रिमेन्स कांस्टेंट या फिर इट इज नॉट इंक्रीजिंग। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहा है बट रिपल्शन कम हो रहा है, या फिर रिपल्शन है ही नहीं, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? न्यूक्लियस का इफेक्टिव चार्ज इंक्रीजेस, करेक्ट बोल रहे हो गाइज। अगेन ये 11th का बेसिक है, ये तुम लोगों को पता होना चाहिए। तो ओवर ईयर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, ठीक है। अब गाइज आगे बढ़ते हैं। 23, एटॉमिक नंबर जब 23 होगा तो वापस प्रोटॉन का नंबर एक से बढ़ गया, एटॉमिक नंबर 23 हो गया तो प्रोटॉन का नंबर एक से बढ़ गया, बट रिपल्शन हो रहा है क्या गाइस? अभी भी मुझे बताओ, रिपल्शन हो रहा है क्या? या फिर 24, 24 के केस में भी मुझे बताओ रिपल्शन होगा क्या? तुम लोग मुझे बताओगे रिपल्शन कब स्टार्ट होगा, ठीक है। 25, 25 के केस में भी डी में 5 इलेक्ट्रॉन्स, रिपल्शन होगा क्या? यहाँ पे यहाँ तक रिपल्शन नहीं हो रहा है आई गेस। जैसे ही हम लोग 26 में पहुंच गए, मुझे बताओ अब रिपल्शन होगा क्या? एक पेयरिंग हो गई, अब रिपल्शन होना स्टार्ट होगा, करेक्ट बोल रहे हो। तो एफई से, एफई के बाद से जेड इफेक्टिव जो है वो ऑलमोस्ट देखो, अब एफई के बाद से क्या हो रहा है, एफई के बाद तुम लोग और एक प्रोटॉन बढ़ा रहे हो, एफई के बाद तुम लोगों ने एक प्रोटॉन बढ़ाया, एफई के बाद तुम लोगों ने एक प्रोटॉन बढ़ाया, बट प्रोटॉन के साथ तुम लोगों ने रिपल्शन भी तो बढ़ाया। गाइस मुझे बताओ, एफई के बाद तुम लोगों ने प्रोटॉन बढ़ाया, बट उसके साथ तुम लोग रिपल्शन भी इंक्रीज कर रहे हो। तो रिपल्शन अगर इंक्रीज होगा तो फाइनली कंक्लूजन क्या निकलेगा? कंक्लूजन यही निकलेगा ना कि जेड इफेक्टिव जो है, प्रोटॉन बढ़ रहा है बट रिपल्शन भी बढ़ रहा है, तो दोनों एक दूसरे को काट देंगे, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा?
इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, Z इफेक्टिव रिमेन्स कांस्टेंट। अगर न्यूक्लियस का चार्ज ही कांस्टेंट है तो रेडियस भी क्या होगी, कांस्टेंट बचेगी। नेक्स्ट गाइस 28, इसमें भी क्या होगा, 28 के केस में भी सेम, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक प्रोटॉन बढ़ा, बट एक प्रोटॉन के साथ एक रिपल्शन भी बढ़ा, कुछ फर्क नहीं पड़ता। बट गाइस मुझे बताओ 29 के केस में क्या हो रहा है, कॉपर के केस में एक्सेप्शन आ जाता है एंड 10 के 10 पेयर्ड अप हो जाता है। मुझे बताओ गाइस, तुम लोगों ने प्रोटॉन 1 से बढ़ाया बट रिपल्शन 2 से बढ़ाया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, रिपल्शन बढ़ गया, रिपल्शन बढ़ गया तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ेगा या कम होगा, तो Z इफेक्टिव जो है वो यहाँ पे कम होगा, हेंस एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। एंड फाइनली जिंक के केस में तो भाई सब कुछ पेयर्ड अप रह जाता है, जिंक के केस में सब कुछ पेयर्ड अप, 2s के ऑर्बिटल्स भी, 2s के भी पेयर्ड अप एंड d के भी पेयर्ड अप, 4s2 4d10 3d10, तो ये सबसे बड़ा हो जाता है। तो गाइस मुझे बताओ इसमें तुम लोगों को एटॉमिक रेडियस का ग्राफ कैसे दिखेगा, अगर तुम लोग इसका ग्राफ प्लॉट करने जाओगे तो ग्राफ कैसे दिखेगा, डिक्रीजिंग कर्व, बट वो बाद में एक पॉइंट के बाद इंक्रीज भी होगा ना, तो गाइस इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। कैंडियम से ये ऐसे कम होते जा रहे हैं, कैंडियम से ये ऐसे कम होते जा रहे हैं, ये आयन तक कम हुआ, उसके बाद ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट है गाइस, ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, मतलब ये ज्यादा यहाँ पे चेंज नहीं होगा, इस रीजन में ज्यादा चेंज नहीं होगा, जैसे ही कॉपर और जिंक के केस में आएगा ये वापस ऊपर चला जाएगा। ठीक है, गेटिंग इट और नॉट, यहाँ पे ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट, निकल तक ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट बचा, निकल तक ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट था एंड उसके बाद ये वापस अचानक से बढ़ गया। तो लेट मी शेयर द ओरिजिनल ग्राफ विच इज शोन इन एनसीईआरटी, एनसीईआरटी का ग्राफ बता देता हूँ, यू विल गेट एन आइडिया। गाइज हम लोग दोनों ऐसे ही कंपेयर करते जाएंगे सो दैट तुम लोगों को भी इजी गिरे। ये दिख रहा है गाइज, अब ऊपर वाले जो ग्राफ है वो छोड़ दो, नीचे वाला ग्रीन वाला ग्राफ देखो, सिर्फ ग्रीन वाला ग्राफ, ये ग्रीन वाला ग्राफ जो है वो, ठीक है, एंड जो मैंने ड्रॉ किया है वो ग्रीन, एंड मेरा वाला थोड़ा सा ऐसे ब्रॉड हो गया है, स्प्रेड अप हो गया है, एंड वो ग्रीन वाला थोड़ा सा ऐसे छोटा है, पतला है, दैट्स इट, दैट इज द डिफरेंस, नथिंग एल्स। ठीक है, अगर देखोगे आयन कोबाल्ट निकल इनके बीच में ये देखो, ये ऑलमोस्ट इतनी रेंज कॉमन है, स्ट्रेट है, दिख रही है, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है, दोनों को कनेक्ट करोगे तो, एंड बाद में इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। ठीक है, तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन। अगेन बुक में एक्सप्लेनेशन बहुत कम है, एंड यहाँ पे मैंने जो एक्सप्लेनेशन दिया, मतलब ये ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड ऑल वो बना के बुक में दिया नहीं रहेगा, मैं उतना ही सिर्फ यहाँ पे एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा, बाकी तो तुम लोगों को रीडिंग करनी है। एंड अगेन हाँ गाइस, तो बाय द वे वी आर स्टॉपिंग ओवर हियर, तो जिन लोगों का कॉलेज एंड ऑल है दे कैन लीव। एक जस्ट छोटी सी नोटिस है, वो सुन के जाना।